हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखो, कल 9 नवंबर से सॉरी नवंबर 9 नवंबर से आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है, और मैंने अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, जीरो से लेकर बिल्कुल लास्ट तक। हर एक चीज़ बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, आपका कोई भी ऐसा डाउट नहीं छोड़ूंगा कि जिससे आप ऐसे रहो कि यार सर इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, बस बिल्कुल लास्ट में एक छोटा सा डाउट रहेगा, उसमें मैं आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकल चुकी हैं 918 पोस्ट के लिए। ठीक है, और इसी के साथ मैंने आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए जीएस का बैच स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप चाहो तो मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो, प्रेजेंट टाइम में बैच कंटिन्यू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे, 35 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर आउट ऑफ 50। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे, हर बात को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। जो भी आपका डाउट है वो 100% मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है। क्या है? मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक है, तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना। बाकी जीएस की क्लास लेना चाहो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कर लो, बाद में फ़ीस चार्ज बढ़ सकता है, अभी बिल्कुल नाम मात्र फीस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाएंगे, जो हम सभी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर हम रिक्वायरमेंटल पोर्टल नाम से एक एप्लीकेशन हो, वो ऑप्शन होगा रिक्वायरमेंट पोर्टल। ठीक है, जो मित्र वाला अपने आप वहाँ तक पहुँच जाएगा। रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ पर दो ऑप्शन लिखे होंगे आपके पास, दो दिखाई देंगे, जिसमें जो सेकंड नंबर का होगा वहाँ पर लिखा होगा आरपीएससी कॉलेज, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020, ये लिखा होगा वहाँ पर बिल्कुल जस्ट नीचे, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020। ठीक है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखो, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें आरपीएससी की एसएसओ आईडी चाहिए। आरपीएससी की एसएस एसएसओ आईडी चाहिए। ठीक है, आरपीएससी की एसएसओ आईडी चाहिए। अब यदि किसी के पास आरपीएससी की एसएसओ आईडी नहीं बनी हुई है तो वो आप बना सकते हो अपनी ईमेल आईडी से। ठीक है, अपनी जो भी परमानेंट ईमेल आईडी है उसके थ्रू आप अपनी एसएसओ आईडी बना सकते हो। एसएसओ आईडी में आपका जो नेम डेट है, मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो भरी जाएगी। उसको थोड़ी सावधानी के साथ भरना। ठीक है, तो इसमें जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें आपकी राजस्थान की एसएसओ आईडी चाहिएगी। चाहे आप किसी भी अदर स्टेट से हो, चाहे आप राजस्थान से हो, आपकी राजस्थान की एसएसओ आईडी चाहिएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपनी एसएसओ आईडी लगानी होगी रजिस्ट्रेशन में जाके, और फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ मैं बिल्कुल डाउट क्लियर करते हुए कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कहाँ पर क्या फिल करना है, कहाँ पर क्या फिल नहीं करना है। ठीक है, और कुछ बातें हैं जो हमें स्पेशली ध्यान में रखना है। ठीक है, और बैच ज्वाइन करना चाहो तो भाई साहब ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470। ठीक है, वहाँ पर आप यदि कॉलेज लेक्चरर बन जाते हो यहाँ पर आरपीएससी में, तो आपकी जो एक दिन की सैलरी रहेगी ना, उसका 1/4 भाग है मेरे इसका चार्ज। जो आपकी स्टार्टिंग में एक दिन की सैलरी रहेगी उसका 1/4 मेरे बैच का चार्ज है। ठीक है, साथ ही साथ में ज्योग्राफी का बैच भी चला रखा हूँ, तो ज्योग्राफी के लिए भी आप जुड़ सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाऊंगा, बहुत ही बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर मेरी एसएसओ आईडी लिखी हुई है यहाँ पर देखो। ठीक है, इसके पासवर्ड होते हैं, तो वो आपको अपने पासवर्ड फिलअप करने हैं। ठीक है, ये मेरी एसएसओ आईडी है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना एसएसओ आईडी। ठीक है, और मैंने कल अप्लाई किया था ये फॉर्म, ये मेरा फॉर्म का वो है, और ये मेरे एप्लीकेशन नंबर है। ठीक है, मैंने ज्योग्राफी से अप्लाई किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखो ये मेरी अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन है, जैसे माई नेम अजय कुमार शर्मा, एंड थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ मैं, और माई फादर नेम
राकेश कुमार शर्मा, माई मॉम नेम सीता देवी, और मेल हूँ मैं खुद। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1998, ठीक है। और 22 साल 6 मंथ का हो चुका हूँ मैं। अब हम थोड़ा सा आगे और भी इंफॉर्मेशन लेते हैं यहाँ पर। जनरल जनरल कैटेगरीज हूँ, लेकिन EWS में शामिल हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से, तो वो EWS में ज़रूर अप्लाई करना, यदि वो EWS के लिए वैलिड हैं तो, ठीक है। अब उसके बाद आगे की वो पढ़ते हैं। मैं पूरा पूरा बताऊँ, कुछ नहीं छोड़ने वाला। धर्म मेरा हिंदू है, ठीक है। और अविवाहित हूँ मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल। और ये मेरे मोबाइल नंबर है 7891350470। और ये मेरी ईमेल आईडी है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ईमेल आईडी आप वो यूज़ करना जो आपने अपनी SSO आईडी में यूज़ की है, ठीक है। जो ईमेल आईडी अपनी SSO आईडी में यूज़ करते हो, वो ही ईमेल आईडी आप यहाँ पर यूज़ करना, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी आप दूसरी ईमेल आईडी भी यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि वो यूज करना है, दूसरी ईमेल आईडी भी यूज कर सकते हो, लेकिन यदि आप अपनी SSO आईडी वाली ईमेल आईडी यूज करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो, पहचान पत्र हो, वोटर आईडी हो, और आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये लेके जाना आप। तो वहाँ पर नंबर फिलअप होंगे। जैसे किसी के पास पासपोर्ट नंबर हो तो पासपोर्ट नंबर लगाओ, भामाशाह आईडी हो तो भामाशाह आईडी लगाओ, आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड आईडी लगाओ, ठीक है। तो मेरे पास क्या थी, मेरे पास थी यहाँ पर भाई साहब आधार कार्ड आईडी, तो मैंने अपने आधार कार्ड नंबर लगा दिए यहाँ पर। आपके पास पासपोर्ट आईडी हो तो पासपोर्ट नंबर लगा दो, आपके पास भामाशाह आईडी है तो भामाशाह नंबर लगा दो, ठीक है। यहाँ पर बच्चों की संख्या अप्लाई करनी है कि आपके 2002 के बाद में कितने बच्चे पैदा हुए। तो भाई मेरे अभी तक शादी नहीं हुई, तो बच्चे कहाँ से होंगे, सीधी सी बात है। अब ये मैंने अपना जो भी एड्रेस था वो फिलअप कर दिया, ठीक है। व्यक्तिगत विवरण में कि मैं चांदपुरी से हूँ, था गढ़ी मामोर तहसील है, थाना गाजी मेरा तहसील है। और राजस्थान से हूँ मैं, अलवर ज़िला है, थाना गाजी तहसील है। और ये 301024 मेरे पिन कोड है। पिन कोड सही ढंग से फिलअप करना, ठीक है। तो देखो, हमें छोटी छोटी गलतियों पर भी ध्यान में रखना है। बहुत सारी बार बाद में कॉल आते हैं, बाद में फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर हमारा एड्रेस थोड़ा गलत हो गया, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। हमें फॉर्म भरते समय एक भी वो मिस्टेक नहीं करनी है जिसकी वजह से हमें बाद में प्रॉब्लम हो। एक भी मिस्टेक नहीं करनी है ऐसी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एक छोटी सी भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है जिसकी वजह से हमारे बाद में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। चाहे वो स्पेलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो। तो फॉर्म अप्लाई करते समय थोड़ा ध्यान रखना स्पेलिंग का भी। क्यों रिस्क लें हम, रिस्क नहीं लेना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर वो कुछ ऐसे पहुँचता है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर आपको थाने का एड्रेस भी देना होगा कि आपका नियर थाना कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप इनमें से किसी में बिलोंग हो, भूतपूर्व सैनिक हो तो यस करो। उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी खुद को मान लिया यार मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए स्पोर्ट्स कोटे का। देन यू अप्लाई हेयर, यस, ओके। मौजूदा सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी, यदि आप प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो यहाँ पर यस करना। क्या आप NCC कैडेट प्रशिक्षक हो, यदि आप NCC से हो तो यहाँ पर यस करना। यदि आप पहले कोई कैदी रह चुके हो तो यहाँ पर यस करना। यदि क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, वो भी किस रूप पर, स्थायी रूप पर, तो यस करना। क्या आपकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, यस, ठीक है। जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल भरना। ध्यान रखना जो कैंडिडेट EWS से हैं उनकी जो इनकम है वो 2.50 लाख से ही कम करनी है, ज़्यादा मत करवा देना, ठीक है। आपका हर डाउट क्लियर करते हुए भरूंगा। अब भाई साहब चाहिए हमें क्या क्या सर्टिफिकेट, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर हमें सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए। देखो सर्टिफिकेट में मेरे पास ये सर्टिफिकेट थे जो मैंने ये लगा दिए, ठीक है। मेरे पास जो सर्टिफिकेट थे वो मैंने लगा दिए। इसके अलावा नीचे PhD का भी था, एम फिल का तो हटा दिया, अब MPhil का नहीं था, PhD का था। इसके अलावा और भी 2-3 थे, ठीक है। तो वो मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया। तो सबसे पहले हमें अपने 10th की मार्कशीट लेनी है, ठीक है। और उसमें हमें सब्जेक्ट भरना है, ऑल सब्जेक्ट होता है, बोर्ड लिखना है, रोल नंबर लिखना है, आपका जो परसेंट रहा है वो परसेंट लिखना है, ठीक है। और अपने कब पास किया था वो लिखना है।
तो हमें 10th की मार्कशीट चाहिए, फिर हमें 12th की मार्कशीट चाहिए, फिर हमें अपनी जो ग्रेजुएशन थी, जो हमने ग्रेजुएशन किया था, उसकी हमें मार्कशीट चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर की मार्कशीट लेके जाना। इसके अलावा हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। जैसे मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, मैंने ज्योग्राफी कर दिया, ग्रेजुएशन में आर्ट्स था, आर्ट्स कर दिया। कब अप्लाई किया, कब पास आउट हूँ मैं, वो मैंने सब कुछ भर दिया यहाँ पर परसेंट भरी जाएगी, यहाँ पर आएगा परसेंट। ठीक है, देखो इसके जस्ट आगे ब्लॉक में परसेंट है जो मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, जस्ट आगे हमें क्या करना है, यदि आपके पास देखो पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 4 तो सभी को फिलअप करना है। ठीक है, यदि किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, अभी वो अपेयरिंग में है, तो वहाँ पर अपेयरिंग का लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पर अपेयरिंग का लिखा होता है, तो आप अपेयरिंग में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना भाई साहब, तो जब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आएगी तो वहाँ पर अपेयरिंग भी लिखा होता है। ठीक है, तो आप वहाँ पर अपेयरिंग डाल देना, ये बात ध्यान में रखनी है। यदि आपके पास नेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी वहाँ पर अपेयरिंग लिखा होता है, तो आप अपेयरिंग डाल देना। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है आपको। यदि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन अभी अपेयरिंग में है, तो जैसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पर अपेयरिंग लिखा होता है, तो वहाँ पर आप अपेयरिंग डाल देना। ठीक है, ठीक है, और यदि आपके पास नेट नहीं है तो आप उसमें भी अपेयरिंग में डाल देना। दूसरी बात, अपेयरिंग में नहीं डालना चाहो तो उनको आप ब्लैंक छोड़ देना, बिल्कुल खाली छोड़ देना आप। ठीक है, यदि अपेयरिंग में होता है तो अपेयरिंग डालना सबसे बेस्ट है, अपेयरिंग डालना है आपको यदि अपेयरिंग मिलता है तो। बाई चांस अपेयरिंग नहीं मिलता है तो आप उनको खाली छोड़ सकते हो, क्योंकि इसके नीचे पीएचडी भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन को अपेयरिंग में डालना है, नेट को अपेयरिंग में डालना है, यदि आपका नेट नहीं है तो, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो। ठीक है, अब यदि किसी के पास नेट है तो भाई यहाँ पर एक समस्या खड़ी होगी आपके साथ। वो समस्या ये होगी, आपको अपना नेट का रिजल्ट दिखाना होगा यहाँ पर। ठीक है, यूजीसी लेती है, ये मेरे रोल नंबर थे, 2018 में किया था, 65.33% मार्क्स आए थे मेरे। अब लोगों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या होगी, जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत पहले नेट क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता कि हमारे कितने परसेंट मार्क्स आए थे, हमारे कितने परसेंट मार्क्स आए थे ये उन्हें नहीं पता। तो भाई लोगों देखो, इस स्थिति में एक ही सॉल्यूशन है, यहाँ पर आप खाली तो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन है, कोशिश करना आप यूजीसी से फ़ोन कॉल्स पर या ईमेल के थ्रू या यूजीसी की वेबसाइट पर जाके अपना पुराना रिजल्ट निकालने की। ठीक है, वो मिल जाए सबसे बेस्ट रहे। बाकी तो फिर इसका यार मैं कुछ सॉल्यूशन नहीं बता सकता, फिर तो आपको अपने जो आपको क्राइटेरिया ध्यान हो कि यार समथिंग मेरे इतने परसेंट मार्क्स आए थे, उसी बेस पर आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा, सीजीपीए दिखाएगा, ग्रेड दिखाएगा, परसेंट दिखाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर परसेंट अप्लाई करना है आपको और अपना परसेंट डालना है। आपको कंफर्म परसेंट का नहीं पता चल पाता, आप बहुत सारी कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको अपना रिजल्ट का सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा जिसमें परसेंटेज शो हो रहा है, तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन यही बचता है आपके पास कि आपको यदि समथिंग समथिंग ध्यान हो तो वो आप परसेंट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें यहाँ पर मैं कोई सोर्स इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा आपको। यहाँ पर क्या करोगे, मैंने बोल दिया था लास्ट में एक डाउट की बात रहेगी, वो डाउट की बात यही थी। ठीक है, दूसरी बात, अब भाई लोगों जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ना, जीएस के लिए बैच स्टार्ट कर लो। 6 साल में तो वैकेंसी आई है, फिर आगे 6 साल में आएगी, 12 साल की बात है यहाँ पर। ठीक है, 12 साल की बात है, क्योंकि 6 साल पहले आई थी, अब तो 6 साल में तो अब आई है, आगे फिर 6 साल बाद में आएगी, तो 12 साल की बात है टोटल ओवरऑल। और बहुत बेस्ट मौका है, बहुत शानदार नौकरी है, बहुत ही गजब की नौकरी है भाई साहब। ओवरऑल बात देखी जाए ना तो इससे गजब की नौकरी इस दुनिया में है नहीं कोई, इतनी शानदार नौकरी है। कुर्सी तोड़ने के रुपए देते हैं, कलेक्टर भी होता है, उसके भी टेंशन रहती है बहुत सारी, उसको बहुत सारा उसको संभालना होता है, बहुत सारी जगह उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है, बहुत सारी टेंशन रहती है, बहुत सारा काम होता है उसके पास। लेकिन भाई साहब कॉलेज लेक्चरर के पास कोई काम नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता, न तो रिजल्ट देने की टेंशन, न रिजल्ट लेने की टेंशन, न पढ़ाई की टेंशन, न पढ़ाने की टेंशन, कुछ भी टेंशन नहीं, आराम से कुर्सी तोड़ो और रुपए लेके आओ। आपको भी पता है, यदि गवर्नमेंट कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आपको सारा पता होगा
कि कॉलेज लेक्चरर कैसे कुर्सी तोड़ के सैलरी लेके जाता है, और सैलरी भी शानदार मिलती है। स्टार्ट में 54-55 हज़ार रुपये मिलेगी आपको, बहुत गजब की सैलरी है। ठीक है, तो ऐसा मौका मत गवाओ। कुर्सी तोड़ने के 54 हज़ार रुपये देंगे, प्लस में कलेक्टर को कभी इतनी छुट्टियां मिलती नहीं मिलती। दीपावली की छुट्टी 15-15 दिन की, संडे सैटरडे छुट्टी, कभी किसकी छुट्टी, कभी किसकी छुट्टी, कभी किसकी छुट्टी, कभी मन की छुट्टी, कभी क्लास नहीं ले रहे, कभी प्रोफेसर नहीं आ रहा, कभी क्या नहीं हो रहा, कभी क्या नहीं हो रहा। ओवरऑल आपको 3 साल में 100 दिन के आसपास ही काम करना पड़ेगा भाई साहब। 100 दिन भी प्रॉपर तरीके से नहीं काम करते। ठीक है, तो ये है ओवरऑल बहुत शानदार नौकरी है। तो जीएस के लिए मेरा बैच स्टार्ट कर लो। कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता देता हूँ, 7891350470। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। कोई डाउट हो तो आप चैट कर सकते हो, कुछ पूछना हो तो कॉल कर सकते हो, और बैच ज्वाइन करना हो तो भी चैट कर सकते हो और कॉल कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा लेट मत हो। आपकी जो एक दिन की सैलरी मिलेगी ना, जब आप स्टार्ट में लेक्चरर बनोगे, आपकी जो पर डे सैलरी रहेगी उसका 1/4 भाग है मेरे इस बैच का चार्ज पर डे। स्टार्ट में जिस दिन लगोगे उस टाइम स्टार्ट में जो सैलरी मिलेगी उसके एक दिन का 1/4 मेरे इस बैच का चार्ज है। सोच सकते हो कितना कम चार्ज है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर और भी देखो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। आपको यदि एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस अप्लाई करना है। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए मैंने ना कर दिया। यदि आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप अपना वर्किंग एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो 3 साल तक का। ठीक है, 3 साल तक का आप अपना वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा देखो मैंने पेमेंट किया है, पेमेंट मेरा सक्सेस हो गया। ये मेरी पेमेंट आईडी है, और मैंने इतने बजे इतने टाइम पर पेमेंट किया था। EWS से हूँ इसलिए मेरा पेमेंट ओनली 150 रुपये का हुआ है। ठीक है, ये बात थी ओवरऑल। अब इसकी लास्ट डेट दिसंबर में है। ठीक है भाई लोगों, तो ये है मेरे जो सिग्नेचर है वो, और इसके साथ मैंने पूरा पूरा फॉर्म अपने बहुत ही ईमानदारी के साथ बहुत ही सही ढंग से अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या ध्यान में रखना है, फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो, बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करो, बाद में पता नहीं लास्ट डेट वो साइट वेबसाइट बिजी आने लग जाए, क्योंकि आरपीएससी की वेबसाइट पर ऐसा होता है। आरपीएससी की वेबसाइट पर ऐसा होता है, साइट बिजी आने लग जाती है लास्ट में, उसमें बहुत सारे एरर्स आने लग जाते हैं। इसलिए कोशिश हो उतना जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करो। और मैं तो यही बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई करके और मेरे जीएस का बैच ज्वाइन कर लो। बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवा दूंगा और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे हम। कम पढ़ेंगे, ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, और बैच ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम है आपका मेरे बैच में। 2-4 दिन से बैच स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट करेंगे 2019 के करंट से। ठीक है, 2019 के करंट से हम अपने बैच की स्टार्ट करेंगे। दोबारा से बता रहा हूँ, 2019 के करंट के साथ हमारे बैच की स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। 2019 के करंट के साथ हमारे बैच की स्टार्ट होगी, साथ ही साथ रेगुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की क्लास होगी। रेगुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की क्लास होगी विद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन फुल मिलेगा आपको, हर क्वेश्चन का बहुत ही लेवल का डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी देखने के लिए। थैंक्स, बाय।